जी बेटा, नहीं बेटा। So class, back to the slides. Skin epidermis. Skin epidermis means the number of epidermal cells decreased by 10% per decade, and they divided more slowly, making the skin less. Making the skin less able to repair itself quickly. That's mean that means बेटा उसकी एबिलिटी इतनी कम हो जाएगी स्किन की टू रिपेयर देयर सेल्फ वुड बी लेस। ठीक है, इसका मतलब है उस वक्त उनको स्कार्स ज्यादा बनेंगे रेदर देन के नॉर्मल स्किन एबिलिटी या नॉर्मल स्किन एपेंडिसिस बने, इससे ज्यादा उनको स्कार्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स बिकम थिनर मेकिंग द स्किन लुक नोटिसेबली थिनर। एपिडर्मल सेल्स यानी उसकी स्किन बहुत थिन हो जाएगी, इसी वजह से स्किन में रिंकल्स कॉज होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होती है वो फैटी लेयर लॉस हो चुकी होती है, उसका फैट लॉस हो चुका होता है, तो वो स्किनी थिनर बॉडी मास बन जाती है। स्किन उसकी थिन होने की वजह से रिंकल्स कॉज करते हैं। चेंजेस इन द एपिडर्मिस अलाउ मोर फ्लूइड टू एस्केप द स्किन। एपिडर्मिस अलाउ करेगी स्किन को कि उसके अंदर से फ्लूइड जल्दी स्केप हो। फ्लूइड का जल्दी स्केप होना, आयशा आयशा अम्मी ना गल कर। Changes in epidermis allow more fluid to escape the skin, right? Slow repair and turnover, स्लो रिपेयर हो जाएगा उसका, यानी उसकी रिपेयर पहले से स्लो होगी। ठीक है, these changes cause the skin to wrinkles and sag. Yusra? These changes cause the skin to wrinkle and sags. एग्री, इस बात पे आप लोग एग्री हुए कि उसके नीचे एपिडर्मिस जो फैट लेयर होती है, फैटी लेयर, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन थिन हो जाती है। थिन स्किन की वजह से रिंकल कॉज करते हैं। द डर्मल लेयर भी उसकी थिन हो जाती है। ठीक है, एंड ज्योतिका जयदेव ऐसा मैंने नहीं करें। आपकी सिस्टर? अच्छा, गीतिका की सिस्टर नहीं। सो less collagen is produced, the elastin fibers that provide elasticity wear out. लेस कोलेजन, उसके नीचे लेस कोलेजन बनेगा और इलास्टिन फाइबर्स जो इसके वो इलास्टिसिटी उसकी कम कर देंगे। स्किन की इलास्टिसिटी की बात करती हूँ। डिक्रीज इन द फंक्शन ऑफ सिबेशियन एंड स्वीट्स ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट टू ड्राई द स्किन। स्किन ज्यादा ड्राई होगी क्योंकि वो एक्सेस फ्लूइड को लॉस कर देगी। टोज एंड नेल्स बिकम थिकर एंड मोर डिफिकल्ट टू कट। बूढ़े लोगों के नाखून काटने की आप ट्राई कीजिएगा, इट्स मोर डिफिकल्ट टू कट क्योंकि वो ज्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं। ग्रो मोर स्लोली, उनके नाखून, उनके टोज जो हैं वो स्लोली बढ़ेंगे। ठीक है, मे हैव अ येलोइश कलर, उनका मैम जल्दी हार्ड होते हैं। हार्ड होंगे उनके, लेस ग्रो करेंगे और हार्ड करेंगे। किरण आफ्ताब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। किरण, आपको क्लास में आने में इतना लेट हो गया? किरण, आर यू लिसनिंग? नेट इश्यू था बेटा, माइक ऑन करके आंसर किया करें। स्किन प्रॉब्लम के बाद बेटा आपकी आती है हार्ट इश्यूज। हार्ट डिपॉजिट द एजिंग पिगमेंट्स, लिपोफ्यूकिन एक्यूमुलेट। आपके हार्ट के मैम अंदर कुछ पिगमेंट्स। जी मैम 4th पॉइंट प्रीवियस स्लाइड में। फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज इन द फंक्शन ऑफ सेबेशियस एंड स्वीट ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट टू ड्राई द स्किन। डिक्रीज इन फंक्शन सेबेशियस मैम एंड, इलास्टिसिटी वाला
This one, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। okay, sorry. The elastin fibers that provide elasticity wear out. Elastin fibers बेटा, collagen fibers, elastin fibers कम हो रहे हैं। Elasticity wear out यानी वहां पे कट लगना इजी और उसका हील होना मुश्किल हो जाएगा। स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि स्किन थिन है। जैसे एक शॉपर ले, ये आप खींच नहीं सकते, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है लेकिन वो लूज है। सेम लाइक स्किन लूज हो जाती है लेकिन इलास्टिक नहीं मैम रहती। वो तो बढ़ जाती है जब झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं तो झुर्रियां बढ़ती हैं तो इलास्टिक हो जाती है ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ स्किन। जाती है। बेटा इलास्टिसिटी में डिफरेंस करना सीखें। अपनी फिंगर को पीछे की तरफ लेकर जाएं और फिर इसको छोड़ें। अब जो स्मूथ मूवमेंट आपको मिली है वो किरण आफताब, बेटा अपनी स्किन को खींचें और छोड़ें। देखें वो आपकी जगह पे कितना रैपिडली जाती है इलास्टिक होकर। और बूढ़े पर्सन की अगर आप स्किन को खींचते हैं छोड़ते हैं तो उसकी स्किन पे वो डिप्रेशन आ जाती है आपकी हाथ की और बड़ी मुश्किल से वो दोबारा अपनी लेयर अपनी स्मूथनेस की तरफ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है। आप अपनी स्किन को खींचें और छोड़ें, वो अपनी जगह पे फौरन से चली जाएगी। इट इज इलास्टिक। लेकिन अगर पूरे पर्सन की आप स्किन को वेयर करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ, वो दोबारा अपनी पोजीशन में जाने में कुछ सेकंड्स लेती है। बेटा अगर मैं हार्ट इश्यू की बात करूं, डिपॉजिट टू द एजिंग पिगमेंट लिपोफ्यूकिन एक्यूमुलेशन हो जाएंगी। द वैल्यू ऑफ द हार्ट थिकन एंड बिकम स्टिफर। हार्ट के जो वॉल्व हैं मोटे हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। आपको पता है वॉल्व बंद होने से क्या होता है? रिगर्जिटेशन नहीं होती हमारे ब्लड की। वॉल्व बंद हो जाते हैं ना तो हमारे वेंट्रिकल से ब्लड हमारे एट्रियम में नहीं जाता। वॉल्व बंद ना हो तो हमारा वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो आधा ब्लड हमारा जाए किसमें, एरोटा में, और आधा ब्लड हमारा दोबारा एट्रियम में वापस चला जाए। यहाँ ऐसा ही होता है। वॉल्व इतने स्टिफ हो जाते हैं, अगर वो बंद होते हैं तो खुलते नहीं, और अगर वो खुल जाते हैं तो बंद नहीं होते। इस चीज में प्रॉब्लम कॉज करते हैं, इसलिए वो बंदा ज्यादा हार्ट इश्यूज की तरफ जाता है। हार्ट वॉल्व में कौन सा मसल लगा हुआ होता है बेटा? मसल का नाम पता है किसी को? हार्ट मसल। The number of pacemaker cells decrease and fatty and fibrous tissue increases about the SA node. पेसमेकर सेल्स जो हैं वो कम होंगे, यानी SA नोड जो है वो फैटी और फाइब्रस। शेयर नहीं हो रही। जी बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। मैम हम बताएं? जी बेटा आप बताएं। हार्ट वॉल मसल का नाम। क्या नाम है उस मसल का? कार्डियक मसल। नहीं, जो वॉल्व को पकड़ के रखता है। मैम कार्डियक मसल ही तो कहते हैं हार्ट के वॉल। हार्ट की वॉल्व दीवारों में होता है बेटा, मैं हार्ट के वॉल्व की बात कर रही हूँ। वॉल्व जो कि ब्लड का आउटफ्लो रोकते हैं। वॉल्व, वॉल्व, ये वर्ड देखें, स्क्रीन शो हो रही है। वॉल्व पे जो मसल होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। ऐसे नोड फैटी और फैब्रियस हो जाती है जिसकी वजह से ये पेसमेकर हमारा कम सिग्नल्स देता है, यानी ऐसे नोड की जो बीट है वो कम हो जाती है। ठीक है, दीज चेंजेस में रिजल्ट इन स्लाइटली स्लोअर हार्ट रेट। ऐसे नोड से कम अगर आपके पास सिग्नल्स आएंगे तो हार्ट रेट कम होगा ना, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। स्लाइट इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये कॉमन है। हार्ट वॉल थिक हो जाएगी, हार्ट वॉल के थिक होने से अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द चेम्बर कैन होल्ड में एक्चुअली डिक्रीज। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड
जो कि चैम्बर से बाहर जा रहा है, द अमाउंट ऑफ ब्लड यानी स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि चैम्बर से बाहर निकल रहा है वो कम हो जाएगा ना, हार्ट रेट कम होगा, स्लाइट इंक्रीज होगा, हार्ट वॉल थिकन होगी तो अमाउंट ऑफ ब्लड का जो चैम्बर है उसमें से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम होने से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, थिकन वॉल्व होने की वजह से भी स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। लेस ब्लड पम्प्ड रिजल्ट इन लोअर ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी तो टिश्यू तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। ठीक है, किडनी। मैम जी बेटा। मैम आप बताएं उस मसल का नाम जो आपने पूछा। पेपिलरी मसल। कुछ याद आया? यस मैम। पेपिलरी मसल नो उसको मैम। राउंड करता है, वॉल्व को पकड़ के जैसे वो खींचते हैं वो मसल वो कॉन्ट्रैक्ट। मैम आज हमने पहली बार सुना। सीरियसली? किसने यस पढ़ाई मैम। आपको एनाटॉमी में कार्डियक? फिजियोलॉजी में कार्डियक? सर अब्दुल्ला अब्बास। बहुत अच्छे टीचर हैं वो, आप लोगों ने नहीं अच्छा पढ़ा होगा फिर। चले बेटा, किडनी। किडनी क्या रोल प्ले करेगी? किडनी बेचारी वीक होती जाएगी ना। रीनल ब्लड वेसल्स बिकम स्मॉलर एंड थिकर रिड्यूसिंग रीनल ब्लड फ्लो। जो किडनी की अपनी ब्लड सप्लाई, किडनी को अपनी जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, क्या नाम है उस आर्टरी का? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी और उसका कुछ हिस्सा सप्लाई करती है एड्रिनल आर्टरी भी, जो एड्रिनल ग्लैंड की आर्टरी है वो भी। रीनल ब्लड वेसल्स बिकम स्मॉलर, रीनल आर्टरीज छोटी हो जाएंगी, थिकर हो जाएंगी, जिसकी वजह से किडनी को इटसेल्फ ब्लड कम मिलेगा। अब वो बंदा जो आपका मुहाफिज है, आपके लिए काम कर रहा है, आप उसकी सैलरी कम कर दो तो क्या वो काम बढ़ा देगा? नहीं, वो काम भी कम कर देगा। आपने उसकी सैलरी कम की ना, आपने उसका ब्लड फ्लो कम किया, उसने अपना काम भी कम कर दिया। डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो from about 600 ml per minute 40 years to about 300 ml per minute 80 years। बेटा रीनल का ब्लड फ्लो 600 ml पर मिनट होता है 40 साल की उम्र में, और जैसे ही वो उम्र बढ़ती है 80 साल हो जाती है तो 300 ml पर मिनट रह जाता है। यानी कि रीनल का जो एक्सक्रीशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर है वो 50% कम हो गया, 300 ml पे आ गया। ज्योतिका कुमारी, ज्योतिका कुमारी हमारे साथ ऑलरेडी हैं। ज्योतिका जादेव है। So kidney size decrease by 20 to 30% by age 90। जैसे एज 90 की तरफ आएगी अब किडनी इटसेल्फ अपने साइज में श्रिंक होना शुरू हो गई है, छोटी होना शुरू हो गई है। डिक्रीज जीएफआर। जीएफआर क्या है बेटा? जीएफआर की फुल फॉर्म कौन बताएगा? मैम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एग्जैक्टली, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? अमाउंट ऑफ ब्लड कम into glomerular in term to filtrate itself is known as GFR। ठीक है ना? Typically begins to decline at about age 40। एज 40 पे GFR और कम हो जाएगा। ठीक है, by age 75 GFR may be about 50% less than young adult। अब आप खुद ही देखें, GFR ही कम हो गया यानी कि किडनी का वर्किंग ही कम हो गई। एक तो हमने किडनी की सैलरी कम की, ऊपर से हमने किडनी को रॉ मटेरियल कम दिया, हमने GFR भी कम दिया और उसका ब्लड फ्लो भी कम कर दिया। अब जो किडनी अपना प्रोडक्ट बनाएगी ऑब्वियसली वो हाफ बनाएगी। तो करंट रिसर्चेस शो that this is not true for all adults। ऐसा कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि सारे ही बूढ़े लोगों में किडनी वीक नहीं होती। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, TCM। TCM इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो ये जो एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं या जो कि चाइनीज काई मेथड, काई एनर्जी, इनके ऊपर जो काम करते हैं ना, जो कि आपको कहते हैं कि आपकी बॉडी की एक नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर दें, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको इंसल्व करें, आपकी एज बढ़ जाएगी, वो सारा का सारा सिस्टम आपका किडनी पे रखते हैं। हम जितनी इंपॉर्टेंस ब्रेन को देते हैं वो उतनी इंपॉर्टेंस किडनी को देते हैं। वो कहते हैं किडनी डिसाइड करती है कि आपकी एज कितनी होगी। टीसीएम वाले आपकी किडनी के अंदाज से कहते हैं कि आपकी एज कितनी होगी। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है अगर उसका फादर अल्कोहलिक नहीं है और उसकी मदर
हेल्दी है और बेबी हेल्दी अगर पैदा हुआ तो इसका मतलब है कि बेबी की किडनी का GFR उस वक्त आप मेजर करो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस बेबी की हेल्दी लाइफ कितनी होगी। अगर किसी बंदे की किडनी खराब है तो आप अंदाजा लगा लो कि इट्स नियर टू डेथ, वो मरने वाला है। वो किडनी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके पीछे उनकी स्ट्रॉन्ग साइंस है। एक्चुअली आई हेल्ड माय डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर इन लाहौर इन 2018 में मैंने डिप्लोमा किया था एक्यूपंक्चर में और मैं सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ पाकिस्तान की। ठीक है, फीमेल में 6th नंबर है मेरा। तो एक्यूपंक्चर में मैंने इनकी पूरी TCM का पूरा पाथवे पढ़ा था। कुछ बातें इनकी बिल्कुल हवाई हैं जो कि साइंस से मैच नहीं करती, लेकिन इनकी बातों में सच्चाई है। तो ये किडनी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, समझ आई आपको कुछ बात इसकी? क्लास हो गई है? मैम जी बेटा। मैम वो पंक्चर वाला समझ नहीं आया, आपने क्या बताया? एक्यूपंक्चर वाला जी मैम। बेटा मैंने तो अपनी कहानी बताई एक्यूपंक्चर में। एक्यूपंक्चर, आई एम सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट। तो जब मैं एक्यूपंक्चर पढ़ रही थी मैंने सर्टिफिकेशन हासिल की एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या होता है? एक्यूपंक्चर क्या होता है बेटा? निडल्स लगा के जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। मैं आपको अपना एक पेशेंट दिखाऊंगी, उसकी वीडियो सेंड करती हूँ ग्रुप में, जिसे मैंने निडल्स के साथ ठीक किया था। आप निडल्स करते हो और उसके अंदर जो उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे रिमूव करते हो, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हो। एक्सक्रीट आउट करने से वो डिजीज खत्म हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब कभी क्लास में मैम वो जो कपिंग होती है वो नीडल बेटा, लगा इट्स लगा के कपिंग करते हैं। थेरेपी अलग है, ड्राई नीडलिंग अलग है और एक्यूपंक्चरिस्ट अलग है। एक्यूपंक्चरिस्ट काम नीडल की तरह ही करते हैं। मैम आप वीडियो भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। हाँ जरूर, आप देखिएगा, वो नीडल से बहुत अच्छा काम करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल TCM की एक प्रैक्टिकल वर्क में आपको ये बताती चलूं बेटा। जब आप लोग नहीं क्लास ले रहे हो और क्लास में अगर आपको नींद आ रही है ना, तो ये जो आपका आपके नोज के नीचे लिप्स के ऊपर ये जो मिंटल आपका बना हुआ है ना, आपका ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे अपनी इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर इस ट्राइंगल पे रखकर यहाँ पे ट्राइंगल को रब करें। 45 सेकंड इसको रब करें, आपकी नींद उखड़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। और ये एक प्रैक्टिकल अपीयरेंस है एक्यूपंक्चर की, आप करके देखिएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। एक्यूपंक्चर में ये बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको रब करने से आपकी बॉडी एक्टिव होती है या आपकी बॉडी के फंक्शंस ठीक से होते हैं। और बेटा वो जब डायग्नोज करते हैं ना डिजीज को, पता है वो किससे डायग्नोज करते हैं? वो डिजीज को डायग्नोज करते हैं आपके कान से, आपके एयर से। आप एक्सरे नहीं करवाओ, आप CBC मत लेकर जाओ, आप उसके पास जाके बैठ जाओ, वो आपके कान को प्रॉपर असेस करेंगे और बता देंगे आपकी क्या डिजीज है। बहुत मजे की पढ़ाई है वैसे ये। चलिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अगर हम देखें तो सार्कोपीनिया हो जाएगा। सार्कोपीनिया मींस डिक्रीज इन मसल मास, डिक्रीज इन कंट्रक्टाइल फोर्स। मसल मास और कंट्रक्टाइल फोर्स को का कम होना, सार्कोमेयर का कम एक्टिव होना सार्कोपीनिया कहलाता है। अकर्स विद द एज के साथ साथ ये दोनों चेंजेस आएंगी तो हम सार्कोपीनिया को कहेंगे। सम ऑफ दिस मसल वेस्टिंग इज ड्यू टू डिमिनिश्ड ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से मसल वेस्टिंग होती है। देखिए बेटा, ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहे, इसका मतलब है आपकी बॉडी को ग्रो नहीं करना। बॉडी को ग्रो नहीं करना इसका मतलब है आपकी बॉडी को क्या करना है? डिक्लाइन करना है। अब आपकी बॉडी एजिंग की तरफ और डेथ की तरफ जाएंगे। अब आप बूढ़े हो रहे हो और मरने वाले हो। ठीक है, सार्कोपीनिया इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज फटीग एंड रिस्क ऑफ फॉलिंग। सार्कोपीनिया आपकी थकावट के रिस्क को बढ़ा देती है, आपकी फॉलिंग के रिस्क को बढ़ा देती है और इस स्टेज पे गिरना आपका फ्रैक्चर कॉज करवाएगा, यानी मींस ऑस्टियोपोरोसिस। सार्कोपीनिया लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपकी कंप्रोमाइज करेगा डेली एक्टिविटीज को, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स, ADLs। सार्कोपीनिया इफेक्ट्स ऑल मसल्स इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल द रेस्पिरेटरी मसल्स। आपकी एफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाएगी बेटा, बूढ़े लोगों का सांस जल्दी उखड़ जाता है। GIT ट्रैक ज्यादा आपकी प्रॉब्लम में आएगी जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? क्योंकि आपकी पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही। पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही यानी कि आपके स्टूल्स मूव नहीं कर रहे। स्टूल्स का मूवमेंट ना करना और लार्ज इंटेस्टाइन में फंस जाना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स, इन सब की भी क्या होगा बेटा? इनका मास कम होगा, इसके साथ साथ इनकी इलास्टिसिटी कम होगी।
कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज के अंदर से वाटर कम हो जाएगा। इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है ना आपकी, वो भी कंप्रेशन में चली जाएगी और उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, सब चीजें ठीक है। दिस मे बी द वन रीजन ऑफ लॉस ऑफ हाइट, जो मैंने आपको पहले बताया था। कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दोनों का हाइट और वेट का कम हो जाना जो है वो हाइट को लॉस करता है। There is also some decrease in water contents of tendon and ligaments contributing to decrease mobility. पानी यानी कि हाइड्रेशन कम हो जाना टेंडन और लिगामेंट्स में leads to the inelasticity of tendon and ligaments, which is contribute to decrease in mobility. Now what about respiratory system? Respiratory system में मैं आपको पहले ही बता चुकी, जैसे ही respiratory muscles हमारे legs active होंगे, हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही बेटा ये होगा कि the amount of oxygen delivered to the bloodstream and the rate of blood flow decline with the age. आपका हार्ट रेट कम हो गया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो गई, अब आपके टिश्यूज आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े और मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इवन विद द लंग। जी जरनाशा खान, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई सवाल है? यू कैन आस्क। नो मैम, बाय मिस्टेक हो गया। पहले से वॉश करो जाओ। So even with the lung capacity remaining normal, the lung tissue seems to lose facility for making the oxygen to blood transfer to the blood stream. लंग की कैपेसिटी कम हो गई, लंग के टिश्यूज में ये पावर कम हो गया। इन सब के सेंस के साथ क्या होगा बेटा, आपकी ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में कम होगी, ब्लड में कम आएगी, ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में कम जाएगी। Since older people cannot breathe as fast, there is less oxygen entry into the blood per minute. Older people ठीक से सांस नहीं ले सकेंगे, कम ऑक्सीजन उनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी 1 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से ये होगा कि ऑक्सीजन सिस्टम कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन। अब बॉडी को या मसल्स को इनफ सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सो इट लीड्स टू बी फटीग। तो आपका क्या हुआ, आपका वर्क पावर, आपका वर्क स्टेमिना, आपकी वर्क इंड्योरेंस कम हो गई। ठीक हो गया। सेकेंड वन इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम तो आपका वीक होगा ही होगा। कैसे? द डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम डिक्लाइन विद द एज, बट दिस इज वेरिएबल अमोंग पर्सन। इट डजंट मैटर कि आप बूढ़े हो गए हो, इम्यून सिस्टम गेट वीकिंग, और आप बीमार हो। कई बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो बीमार पड़ते ही नहीं, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, और हम उन बूढ़े लोगों को कहते हैं भैया आप लोगों ने तो देसी ही खाए हुए शायद। ऐसा ही है, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है और कुछ का नहीं। नॉट स्पेसिफिकली डिफेंसेस बिकम लेस इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा और बंद हो जाएगा और पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेक एंटीबॉडीज इट डिमिनिश्ड। अब उस टाइम पे अगर कोई ऐसा जो न्यू इन्फेक्शन है उसको लगता है तो वो क्या करता है, वो डेथ कर जाता है। जैसे सेम लाइक कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक न्यू इन्फेक्शन है बेटा। जब ये न्यू इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इंटर होगा तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। वी आर अ यंग पीपल, हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव है कि हम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस का ज्यादा शिकार हो रहे हैं ओल्डर पीपल्स। क्यों? क्योंकि ओल्डर पीपल्स are unable to make a new antibodies or make a rapid antibodies against a new infection. कोरोना वायरस न्यू इन्फेक्शन है ना, इस वजह से। बस खत्म हो गया, मैं आ रही हूँ, आप लोग चलो मैं आ रही हूँ। So the autoimmune disorders are increased in older adults. Autoimmune disorders disease older adults में ज्यादा हो जाती है, जिसमें पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर और भी डिजीजेज हैं। वो सारी की सारी डिजीजेज ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं जो कि अब ओल्डर एज में ज्यादा हो रही हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है ना। द थाइमस ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट एक्टिवेट अ टी सेल्स। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स इज द आर्मी ऑफ द इम्यून सिस्टम। एग्री? टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कम करेगा, यानी कि अब जो है हमारी जो आर्मी तो है लेकिन सोई हुई है, तो फायदा है इसी आर्मी का। Exactly. Atrophies throughout the life. Common infections are often more severe with slow recovery and decreased chances of developing adequate immunity. कुछ कॉमन इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, उस टाइम पे उनकी रिकवरी स्लो हो जाएगी और उनका चांस अगेन होने का बढ़ जाएगा ड्यू टू इनएडुकेट इम्यूनिटी। बेटा इन स्लाइड्स में से किसी में भी कहीं भी कोई सवाल है आपका? शुड आस्क।
वरना कुछ हम पूछ लें। आशीष कुमार, आशीष कुमार आप मुझे आंसर दीजिए कि टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करने के लिए कौन से ग्लैंड यूज होता है? आशीष कुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनता कुमारी, टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करने के लिए कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, कौन से ग्लैंड्स? मैम थायमस ग्लैंड। एग्जैक्टली, थाइमस ग्लैंड। बेटा किडनी, किडनी एट द एज ऑफ 80 उसका जीएफआर रेट कितना हो जाएगा? ये आंसर हमें करेंगी मारिया वाहिद। मारिया वाहिद, 80 इयर्स की एज में किडनी का जीएफआर कितना होगा? यस मैम। At the age of 80 years, GFR rate of kidney is? Zarnasha Khan, हमें बताएं। At the age of 80 years, the GFR rate of kidney is? मैम 50% लेस देन हो जाएगा जितना हमारे यंग एडल्ट में होता है उससे बिल्कुल। 50%। 300 ml per minute और 90 एज में जाकर 50% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके क्लास, तो हम क्लास को एंड करते हैं और मुझे अटेंडेंस मिल गई है, मैंने नोट कर लिए। ठीक है, यस मैम। यू वेलकम बेटा। और अब जो है वो हम इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको YouTube पे मिल जाएगा। आज ही मैं सारे लेक्चर अपलोड करती हूँ और आपको मैं आज ही 3 टॉपिक्स हमारे ऐसे रहते हैं जिनकी स्लाइड्स आपको नहीं मिली, मैं उनकी स्लाइड्स आपको भेजती हूँ। ओके, टेक केयर। मैम जेनेटिक्स की भी बायोकेम में जी बेटा, जेनेटिक्स जो पढ़ाया था आपने डीएनए वाला। हाँ उसकी स्लाइड्स मैं भेज तो चुकी हूँ। लेट्स सी, मैं फिर से भेजती हूँ आपको। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।